हेलो बच्चों, ये आज का हमारा पहला वीडियो है। तो हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स का पहला अध्याय। अध्याय 1। तो हमारा अध्याय 1 है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये विद्युत आवेश है और क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए हमको पहले जानना होगा विद्युतीय क्या जानना होगा? विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी। सिटी के बारे में। तो विद्युत की ये क्या है, ध्यान से सुनेंगे। विद्युतीय भौतिकी की वह शाखा है, फिर से नोट करेंगे। विद्युतीय भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके भी दो शाखा होंगे। है ना? स्थिर विद्युत धारा विद्युत। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्थिर विद्युत और ये हो जाएगा धारा विद्युत या विद्युत। ठीक है, तो विद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। और विद्युत की भी दो शाखा होगी, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर का मतलब स्थिर अवस्था में है, वो गति नहीं कर रहा है। ये क्या है? गति नहीं कर रहा है। ठीक। और धारा है जो बह रही है या गति कर रही है। ठीक। तो इसका जो परिभाषा होगा वो ऐसा होगा। स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है, स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर अवस्था में विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब सेम इसका भी परिभाषा हो जाएगा। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति कर रही विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। गति कर रही विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसकी जो परिभाषा है आप नोट्स बना लेंगे, कोर्स करके जो मैंने परिभाषा बोली है उसको नोट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे आया। तो बहुत समय पहले एक जगह था जिसका नाम था इलिशिया। क्या नाम था? इलिशिया। एक जगह का नाम क्या था? इलिशिया।
वहां पर जो बच्चे होते थे वो माइका के छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे उसको रफ करते थे, रगड़ते थे। रगड़ कर वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, जिससे वो कागज क्या होते थे, उस माइका टुकड़ों में की ओर आकर्षित होते थे। माइका के जो टुकड़े हैं उसकी ओर क्या होते थे, आकर्षित होते थे। तब उसी समय उस देश में एक साइंटिस्ट पहुंचे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नोट कर लें, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि माइका के टुकड़े रगड़ने के पश्चात कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा और सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो रहा है। तो उन्होंने उस चीज के लिए क्या किया, उसका अध्ययन किया। अब इसमें डीपली हम नहीं जाएंगे। अध्ययन किया और जो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है, क्या है इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है, वो कहाँ से आया? इलिशिया से आया। मतलब इलिशिया देश के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत की। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे चलेंगे। अब बताइए, ये जो विद्युत आवेश है ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? ऊर्जा का रूप है। विद्युत आवेश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। हम आपको पता होगा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, संपूर्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो दो रूपों में संचित होती है। कितने रूपों में संचित होती है? दो रूपों में संचित होती है। पहला विकिरण, विकिरण, और दूसरा है द्रव। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है किस रूप, दो रूपों में संचित होती है, विकिरण और द्रव। और मैंने बताया कि जो विद्युत आवेश है क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है दो रूपों में संचित होती है, विकिरण और द्रव रूप में। अब विकिरण क्या है? तरंगों के रूप में गमन करता है। तरंग किस रूप में गमन करता है? तरंगों के रूप में। ठीक है, जो विकिरण क्या है? तरंगों के रूप में गमन करता है। मतलब इसका अध्ययन हम अभी इसमें नहीं करेंगे। हमको क्या करना है? स्थिर रूप में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्थिर विद्युत। हमारे चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? द्रव क्या है? स्थिर है। किस अवस्था में होता है द्रव? स्थिर अवस्था। द्रव किस अवस्था में होते हैं? स्थिर अवस्था। अब देखो, द्रव किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? द्रव का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए, संवेग होना चाहिए, संवेग होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, संवेग होना चाहिए और त्वरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्वरण होना चाहिए। द्रव क्या है? द्रव का क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए, संवेग होना चाहिए और त्वरण होना चाहिए। आपने पढ़ लिया है 11वीं में, 11 के फिजिक्स में। आप सभी जानते हो कि द्रव्यमान क्या है, संवेग क्या है, त्वरण क्या है। अब देखेंगे कि जो द्रव है, ये जो द्रव है इसकी बनावट कैसी है? बनावट, द्रव की क्या होती है? बनावट कैसी है? बनावट कैसी होती है द्रव? अब जो द्रव है या पदार्थ ले लो,
ठीक है। ये द्रव किससे बना होता है? परमाणु से। परमाणु से। किससे बना होता है? परमाणु से। द्रव किससे बना होता है? परमाणु से। अब आपको पता होगा कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कण होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कण होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, मतलब परमाणु का एक नाभिक है। नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके बाहर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होगा? प्रोटॉन होगा धनात्मक और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऋणात्मक। मतलब जितनी संख्या यहाँ पे प्रोटॉनों की है उतनी ही संख्या यहाँ पर कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की है। मतलब एक द्रव है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कण होते हैं। उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जितने इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम समझेंगे। ये हो गया हमारा परमाणु का नाभिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इस नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो कितना है? 10। कितना है प्रोटॉनों की संख्या? 10। कितनी संख्या? 10। अब इसके वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। जितनी इसकी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब चूंकि ये जो हमारा परमाणु का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रबल बंध से जुड़ा होगा। प्रबल बंध से जुड़ा है। जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से किससे जुड़ा हुआ है? प्रबल बंध से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार एक दूसरा नाभिक लेते हैं, ये दूसरा परमाणु लेते हैं। यहाँ पर दूसरे परमाणु में इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या है 8 है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ये भी 8 होगी। मगर इसके जो प्रोटॉन हैं इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं दुर्बल बंध से। किससे? दुर्बल बंध से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं?
दुर्बल बंध से। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाले परमाणु को इस परमाणु के साथ क्या करूंगा, रगड़ूंगा। रगड़ने से क्या होगा कि जो ये जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो इसकी जो बाहरी कक्ष, ये दुर्बल बंध से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इससे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्या होंगे, जब रगड़ेंगे तो इसके परमाणु इस प्रबल बंध वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन है चिपक जाएंगे। चिपकने से क्या होगा, जब उसको अलग करेंगे तो दुर्बल बंध के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी, 11। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 7। एक इलेक्ट्रॉन जब उसने इस परमाणु को दे दिया तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 11, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई 7। तो हम निकालेंगे कि इस परमाणु का जो कुल आवेश है, कुल आवेश, कुल आवेश। तो इसको पहले प्रारंभ में कुल आवेश कितना होगा, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, 10p माइनस प्लस मतलब ये जो परमाणु था प्रारंभ में उदासीन था। जब इसको रगड़ा गया, रगड़ने के पश्चात यह क्या होगा, कुल आवेश कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने ले लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 ऋण कितना है, 11, 10 ऋण 11, 10 ऋण 11, अगर ऋण 1, तो कुल आवेश क्या हो गया इस परमाणु का, 1। कितना हो गया, मतलब ये आवेशित हो गया, ये परमाणु क्या हो गया, आवेशित हो गया। सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर होगा, प्रारंभ में कुल आवेश 8 माइनस 8 बराबर कितना था, 0। उसके बाद अंतिम में कुल आवेश बराबर 8 प्रोटॉन प्लस माइनस 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएंगे 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, मगर ये कौन सा होगा, धनात्मक होगा। तो ये वाला हो जाएगा धन आवेश, और ये वाला जो परमाणु हो जाएगा ऋण आवेश। समझ में आ गया। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आवेशित होता है या ऋण आवेश कहलाता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है या अपनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो वो धन आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसकी परिभाषा लिख लें इसी तरह से।
अलग करना संभव नहीं है। किसी पदार्थ या किसी भी पदार्थ, क्या लिखोगे, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण की अधिकता या कमी के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। अब आ जाएंगे आगे आवेशों के प्रकार या विद्युत आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार होंगे? आवेश के दो प्रकार, एक होगा धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। तो धन आवेश वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो धन आवेश कहलाता है। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो धन आवेश कहलाता है। और वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो ऋण आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? आवेश क्या है? आवेश द्रव का ही एक मूल गुण है जिसे द्रव से अलग करना संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण जो ऊर्जा मिलती है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेशों के प्रकार, आवेश के दो प्रकार है, धन आवेश और ऋण आवेश।